दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दुमका में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। झारखंड के दुमका में एक युवक को पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि युवक की जान बच गई है, लेकिन युवक चेहरे और सिर पर झुलस गया है। बताया जा रहा है आरोपी और युवक के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। मौके पर ही आरोपी को कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। झारखंड में 13 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। बड़ी खबर है। झारखंड में मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसके कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूरे झारखंड के कई इलाकों में इसका असर दिखाई देगा। वहीं झारखंड में 11 सितंबर को दक्षिण पूर्वी कोयलांचल के कई इलाकों में भारी बारिश और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। झारखंड में बदला मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर व बाल विवाह प्रथा का अंत करना है। किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता करना है। योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसमें कक्षा 8वीं एवं 9वीं में नामांकित बालिका को 2500 रुपये, कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में नामांकित लेने वाली बालिकाओं को 5000 रुपये और 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एकमुश्त अनुदान के रूप में 20,000 रुपये दी जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दिया सीटेट पास अभ्यर्थियों को भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यह बात उन्होंने कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधिमंडल से कही। प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उनसे मुलाकात करने आया था। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत संगत प्रक्रियाओं के तहत मांगों और समस्याओं पर झारखंड सरकार विचार करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले जेटेट का आयोजन करने या सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया है। अब देश के 21 हवाई अड्डों पर इन सेवाओं के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क। कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कार्गो विमानों के लिए इसके द्वारा संचालित 21 घरेलू हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से लैंडिंग, पार्किंग और नेविगेशन शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान की है। हवाई अड्डों में अगरतला, देहरादून, डिब्रूगढ़, दीमापुर, रांची, शिमला और कई अन्य शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय मालवाहकों के लिए लैंडिंग, पार्किंग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क और भारतीय मालवाहकों और P2C विमानों के लिए रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क पूरी तरह से छूट प्रदान करता है। JSSC के इन पदों के लिए 30 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन। JSSC की ओर से आयोजित की जाने वाली मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन किया है। अब ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर के बदले 30 सितंबर से जमा किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। JSSC ने तकनीकी कारणों से उक्त संशोधन किया है। बता दें कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में मैट्रिक स्तरीय 455 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें कुशल शिल्पी, कीट पालक व अन्य समकक्ष श्रेणी के पद शामिल हैं। बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अवैध लोन ऐप पर कसा शिकंजा। मोबाइल ऐप के जरिए लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले लोगों पर शिकंजा करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। अवैध लोन ऐप पर शिकंजा कसने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI और IT मंत्रालय को निर्देश दिए हैं।
अवैध लोन ऐप के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई से वैध लोन ऐप की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि वैध लोन ऐप ही ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सके। इतना ही नहीं, आईटी कंपनियों को अवैध लोन ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और शेल कंपनियों के साथ के संबंधों की जांच का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल लगातार बढ़ रहे फर्जीवाड़े के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय ने अहम बैठक की, जिसमें अलग अलग विभागों के सचिव, आईटी मंत्रालय के सचिव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शामिल हुए हैं। वहीं इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि अवैध लोन ऐप पर होने वाली कार्रवाई की समीक्षा बैठक वित्त मंत्री स्वयं करेंगी। झारखंड में नशे का सेवन कर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में नशे का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर विद कैमरा की खरीदारी की है। खबरों को माने तो 100 ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर विद कैमरा 24 जिले के एसपी को आवंटित करने से संबंधित आदेश दिया गया है। वाहन चलाने वाले किसी संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने पर नाम और पता पूछने के दौरान उसके सामने यंत्र को रखा जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति नशे की हालत में है या नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति को थाना ले जाकर दोबारा चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग के दौरान मशीन से एक प्रिंट निकलेगा, जिससे पुलिस को तत्काल पता चल जाएगा कि वाहन चालक नशा का सेवन किया है या नहीं, या नशा में है या नहीं। साथ ही मशीन में कैमरा भी लगा होगा, जिससे उसका तस्वीर भी निकल आएगा। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,500 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 5,554 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,322 मरीजों ने इस महामारी को मात दी। इन नए मामलों के बाद देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 48,850 हो गई हैं। इसके अलावा रोजाना का पॉजिटिविटी दर 1.47% है। इससे पहले शुक्रवार को देश में 6,093 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों के साथ देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,44,90,283 हो गई हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा 5,28,139 हो गया है। मौजूदा वक्त में उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.11% है। मंत्रालय ने आगे कहा कि अब तक 4,39,13,294 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वहीं देश में तेजी से टीकाकरण अभियान जारी है, जिसके कारण से अब तक 214.77 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। नए वंदे भारत एक्सप्रेस ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड। तीसरी और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की रफ्तार पाकर बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फोटो कैटालिटिक एयर प्यूरिफायर सिस्टम नई वंदे भारत ट्रेन को कोरोना सहित हवा से फैलने वाली तमाम बीमारियों से मुक्त रखेगा। बता दें कि भारत की यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले कुछ सप्ताह में अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने के लिए तैयार है। ट्रायल रन के परिणामों की घोषणा करते हुए रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, वंदे भारत ट्रेन का तीसरा परीक्षण गुरुवार को पूरा हो गया। इसने 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 52 सेकंड में पूरी कर ली है, जबकि बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने में 54.6 सेकंड का समय लेती है। इस नई ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने वंदे भारत की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, साइबर सुरक्षा को लेकर बनाए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विभागों या कार्यालयों का अलग अलग डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज डाटा सेंटर बनाया जाए। इससे डाटा सेंटर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम बनाने का निर्देश दिया। अब ऑनलाइन डिग्री भी होगी परंपरागत डिग्री के बराबर। देश में लाखों की तादाद में ऑनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वालों के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का कहना है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी परंपरागत डिग्रियों के समकक्ष ही माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने शुक्रवार को बताया कि परंपरागत तरीके से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से मिलने वाली स्नातक और परास्नातक डिग्रियों की ही तरह वर्ष 2014 में यूजीसी की अधिसूचना के तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े विश्वविद्यालयों की स्नातक और परास्नातक डिग्रियों को भी मान्यता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी उतना ही महत्व मिलेगा। उन्हें भी परंपरागत तरीके से परास्नातक डिप्लोमा कोर्सों और पत्राचार से होने वाले कोर्सों जितनी ही महत्ता मिलेगी। बताया जाता है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सों में कुल भारतीय छात्रों के 25% छात्र पंजीकृत होते हैं।